हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोग सब सही होंगे और आई एम सॉरी टू बी लेट बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, मैं बहुत बिजी थी। सो आई एम कम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में एक एक चीज़ कवर करेंगे। इटियोलॉजी, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, उसका डायग्नोज कैसे करना है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स आउटकम है, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ केयर क्या क्या है, प्रिवेंशन, एवरीथिंग वी विल कवर इन द सिंगल वीडियो। सो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा डायबिटीज़ से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस वर्ड जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो बेसिकली डायबिटीज़ वर्ड है इसका, ये एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है साइफन। साइफन का मतलब होता है लॉट्स ऑफ यूरिन इज मेड, या फिर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन। तो यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, पॉलीयूरिया वाली कंडीशन इसी में देखने को मिलती है। सेकेंड थिंग जो सेकेंड टर्म है दैट इज़ मेलाइटिस। मेलाइटिस जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मेल, और मेल का मतलब होता है हनी लैटिन में। ओके, सो ये यूज़ क्यों हुआ? बिकॉज द यूरिन वॉज स्वीट एंड द डिजीज इज विथ रिलेटेड टू स्वीटनेस, शुगर, मीठा। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस? एक्चुअल में ये है क्या? तो ये एक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर, जिसमें मल्टीपल इटियोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, जिसमें आपका क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपर इज़ समथिंग मोर देन नॉर्मल, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, क्रोनिक यानी काफ़ी लंबे टाइम से वो चीज़ हो रही है, तो क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। आपके फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाता है। आपके इंसुलिन के सिक्रीशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर इंसुलिन सिक्रीट तो हो रहा है, उसके एक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारे केसेस में आपका इंसुलिन सिक्रीशन में भी प्रॉब्लम है, इंसुलिन एक्शन में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टडी दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन डायबिटिक स्टडी के अकॉर्डिंग आपका जो डायबिटीज़ है ये एक नेशनल डायबिटिक स्टडी में देखा गया है कि 63 मिलियन पीपल्स जो हैं वो डायबिटिक हैं इंडिया के अंदर, और ये सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना। यानी चाइना में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन है, देन इंडिया के अंदर है। और ये भी मतलब एक आइडिया है कि इसकी जो पॉपुलेशन जो है डायबिटिक पेशेंट की वो 2030 तक 100 मिलियन तक हो जाएगी इंक्रीज़ हो करके। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मतलब फोकसफुल कंडीशन है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और सेल्फ केयर और सारी चीज़ें, प्रिवेंशन, सब कुछ कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सो जो डायबिटीज़ का पूरा जो किस्सा है वो एक ही ऑर्गन पे फोकस करता है, दैट इज़ पेनक्रियास। क्योंकि पेनक्रियास एक ऑर्गन है जो कि आपका एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ये इसीलिए क्योंकि ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है। और एंडोक्राइन इसीलिए क्योंकि ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, दैट इज़ इंसुलिन, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन रखने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ इंसुलिन। आपने ये देख लिया कि पेनक्रियास से आपका इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो हाउ कैन इट वर्क? सो जब आप मील लेते हैं, आफ्टर इमीडिएट मील के बाद आपका क्या होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो आपके ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका जितना भी प्रोटीन है वो डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आफ्टर मील आपका जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, और फिर वो इसका जो लेवल है ब्लड स्ट्रीम के अंदर शार्पली राइज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल लेवल। यानी ग्लूकोज का लेवल आफ्टर मील आपके ब्लड में जब हाई रहता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल लेवल। नेक्स्ट, जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है यानी पोस्ट पेरेंडियल लेवल पे आ जाता है, तो उसके बाद आपके बीटा सेल्स, यानी जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, उनको एक सिग्नल जाता है जिसके रिस्पॉन्स में जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। विद इन 20 मिनट्स जो है आपका इंसुलिन पीक पर होता है। नाउ इंसुलिन अनेबल द ग्लूकोज टू एंटर द सेल इन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, एटीपी प्रोड्यूस करना है, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो जो आपका इंसुलिन है ना, उसका मेजर फंक्शन क्या है कि आपका जो सेल्स है वो ग्लूकोज को इनटेक कर सके। इंसुलिन उसको एनेबल करता है कि सेल्स ग्लूकोज इनटेक कर सके, पर्टिकुलरली जो आपके मसल सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, वो ग्लूकोज को इनटेक कर सके। हेयर इंसुलिन एंड द अदर हार्मोन डायरेक्ट वेदर द ग्लूकोज विल बर्न टू फॉर्म एनर्जी और स्टोर फॉर द फ्यूचर। या तो वो बर्न होकर एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाए, या सेकेंड थिंग कि वो हमारे फ्यूचर के लिए मतलब स्टोर हो जाए ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो आपका जो लिवर है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और उसे स्टोर कर देता है फ्यूचर यूज़ के लिए।
अब इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, जहाँ आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स ने इंसुलिन सिक्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपका इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है तो जो मसल्स हैं सेल्यूलर अपटेक्स ज़्यादा करने लगती है ग्लूकोज का, राइट। और जो आपका लिवर है वो अब ग्लूकोज नहीं सिक्रेट करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, स्टोर फॉर्म में रखता है, राइट। तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फॉल हो जाता है। अब ये तो हुआ एक तरीका आपकी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का। दूसरा कैसे फंक्शन कर सकते हैं, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी कम हो, बिल्कुल लो हो जाए, तो उस केस में आपके पेनक्रियाज में से सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। अब जो ग्लूकागॉन है ये अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं, याद रखना है आपको, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती है। अब ये ग्लूकागॉन जो होता है वो आपके लिवर पे एक्ट करता है, और जो लिवर है जिसने स्टोर ग्लाइकोजन रखा हुआ है वो स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो फर्दर राइज होने लगता है, तो आपका जो नॉर्मल लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। सो पेनक्रियाज जो है वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए। जब ज़्यादा होगा तो बीटा सेल्स वर्क करेंगी, जब कम होगा तो अल्फा सेल्स वर्क करेंगी। जब ज़्यादा होगा इंसुलिन रिलीज होगा, कम होगा आपका ग्लूकागॉन रिलीज होगा। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 आपने जनरली सुना होगा। टाइप 3 जो होता है वो आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, और इसका 4th टाइप भी है जिसे हम स्पेसिफिक टाइप का डायबिटीज़ कहते हैं, किसी अदर स्पेसिफिक कॉज की वजह से ये होता है। सो जो टाइप 1 है ये 10% पॉपुलेशन में होता है, इसे हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इसे हम IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। इसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स का, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है 80% पॉपुलेशन में होता है, इसे हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं, जिसमें ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इसमें बीटा सेल का प्रोग्रेसिवली लॉस भी होता है, और इंसुलिन का सिक्रेशन विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, सिक्रेशन भी है लेकिन रेजिस्टेंस भी है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है 4% पॉपुलेशन में होता है, जिसमें आपका 4%, हम ये टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन में बात कर रहे हैं। आपकी जो मेटाबॉलिक चेंजेस आती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं 2nd और 3rd ट्राइसेमेस्टर में। तो उसमें जो मदर होती है उससे डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ होता है, अगर किसी पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस है, यानी कि उसके पेनक्रियाज में स्वेलिंग है, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, ठीक है, या फिर कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, किसी तरीके का कोई स्टेरॉइड ले रहा है, राइट, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, नाइल-फिंड्रोल सिंड्रोम्स है, इन सब की वजह से जो डायबिटीज़ हो रहा है दैट इज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली पिक्चर में 2 फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ऑटो इम्यूनिटी के लिए। पहला आपका जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, दूसरा आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जैसे 50% चांसेस होते हैं ट्विन को कि आपका डायबिटीज़ हो सकता है। सेकंड थिंग आपके HLA जीन जो है उसके लिए ससेप्टिबिलिटी प्रोड्यूस हो जाए। आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी केमिकल का इंडक्शन हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से, सीजनल वेरिएशंस की वजह से ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट होती है। अब वो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, अगर आपके आइसलेट सेल्स की एंटीबॉडीज़ बन जाती है, आपके T लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मेडिएट हो जाते हैं, और आपका बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जिसके अंदर आप ये राइट वाली पिक्चर देखिए जिसमें इंसुलिन तो है, दैट इज़ ट्राइंगल, दो छोटे छोटे जो पर्पल ट्राइंगल हैं दीज आर इंसुलिन तो है लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही डिमिनिश इंसुलिन है। और आप देख सकते हैं उसके कंपैरिजन में जो हेक्सागोनल ब्लू कलर की शेप है दैट इज़ ग्लूकोज, वो बहुत ज़्यादा है। तो ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का अपटेक कम होगा क्योंकि इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है उसके अपटेक के लिए, तो ग्लूकोज का अपटेक कम होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें भी आपका जेनेटिक फैक्टर है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में आपका वही हो गया, आइडेंटिकल ट्विंस है तो 80% चांसेस हैं। बोथ पेरेंट्स अगर डायबिटिक हैं तो 50% रिस्क है कि बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकता है। आपके कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी है या हाइपरटेंशन है, मोटापा है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ इंसान कम कर रहा है, लो फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से 2 चीज़ें क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, एक तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, सेकेंड थिंग कि इंसुलिन जो है उसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा या उसके रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हेपेटिक ग्लूकोज सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, देन हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़।
अब इसमें आप राइट वाली पिक्चर देखिए, इंसुलिन है दैट ट्राइंगल्स और ग्लूकोज भी है, दोनों का अमाउंट ऑलमोस्ट रेलेवेंट है, नॉर्मल है। लेकिन जब आपका इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है तो उसके बाद उसको एक सिग्नल देना होता है जिससे कि आपका ग्लूकोज का अपटेक हो। उस सिग्नलिंग में डिफेक्ट है, यानी कि वहाँ पे आप ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन वो इंसुलिन वर्क नहीं कर पा रहा है एफिशिएंटली, अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वो अपने रिसेप्टर से बाइंड तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है बाइंडिंग प्रॉब्लम है या फिर बाइंड होने के बाद सिग्नलिंग प्रॉब्लम है। तो इंसुलिन बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, नॉर्मल से कम हो रहा है लेकिन सिक्रीट हो रहा है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है, रिसेप्टर और पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशंस की वजह से लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वन है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि हमने बोला था कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को हो रहा है, मदर को हो रहा है, और ये सेकेंड और थर्ड ट्राई सेमेस्टर में होता है बेसिकली, क्योंकि जितने आपके प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं ना, आपके प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं ना वो डोमिनेंट हो जाते हैं आपके इंसुलिन के ऊपर और इंसुलिन का एक्शन जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो इसे आप डाइट से ट्रीट कर लेते हैं, इंसुलिन से ट्रीट कर लेते हैं, और अल्टीमेटली ये प्रेगनेंसी के बाद ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है ये ट्रीट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उस मदर को कंटिन्यू रह जाता है वो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपका एक टेबल है जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेजर डिफरेंसेस है उसको दिखा रहा है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो यंग एज में होता है, इसलिए हम इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ आपके मिडिल एज एडल्ट लोगों में ज़्यादा होता है, 65 प्लस लोगों में ज़्यादा होता है, राइट। जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें आपका BMI नॉर्मल होता है, पेशेंट ओबीज नहीं होता है, मोटापा नहीं बढ़ता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें पेशेंट जो है वो ओवरवेट हो जाता है, ओबीज हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये फैमिली हिस्ट्री में रन करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो यूजुअली फैमिली हिस्ट्री में रन करता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के सिम्टम्स होते हैं, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो मंथ और ईयर तक भी प्रेजेंट रह सकते हैं। आपका टाइप 1 डायबिटीज़ में कीटो एसिडोसिस हो सकता है, कीटोन बॉडी जो है जब वो एक्सेस में हो जाती है तो वो कीटो एसिडोसिस होता है जिसकी वजह से डायबिटिक कोमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें डायबिटिक कोमा जो है ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बीटा सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, इंसुलिन ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है, इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इंसुलिन लेना पड़े, आपके जो अदर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपका इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा, उसका एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आपके जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। सो बेसिकली इसमें 3 P's आपको याद रखने हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, आपको एक्सेस में यूरिन आता है, ठीक है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होने लगता है, प्यास बहुत लगती है। पॉलीफेजिया में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हंगर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसमें वेट लॉस होता है, आप हमेशा फटीक यानी कि थका हुआ फील करते हैं। इंक्रीज़ हो जाती है आपकी इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रैपिड ऑनसेट होता है इसका, और जो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ये आपको इसमें इंसुलिन लेना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसके अंदर आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, मतलब आप काफ़ी आलस और मतलब थका हुआ सा महसूस करते हैं, और फेमिलियल टेंडेंसी होती है, एक सेम तरीके के फूड के लिए, सेम तरीके के डाइट प्लान के लिए आप एडिक्टेड हो जाते हैं, और ये 50 ईयर्स से अबव के एजेस में ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एनर्जी बहुत ही लो फील करते हैं आप, बिल्कुल डाउन हो जाती है एनर्जी, और इन्फेक्शंस के लिए आप काफ़ी रिकरेंट हो जाते हैं, इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक और डाउट अपना क्लियर कर लें कि जब हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो सिम्टम्स में कितना डिफरेंस होता है, यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम है या जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। जब कम होता है तो आपको ट्रेमर्स आ सकते हैं, मतलब झटके टाइप का फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पैलर मतलब पीलापन टाइप का हो जाता है, आपको डिजीनेस होगी, ठीक है, प्रेस्थेसिया हो सकता है, आपका कोऑर्डिनेशन लॉस हो सकता है, आपको एंजाइटी फील हो सकता है, मूड में कन्फ्यूजन आएगा, सीजर्स आ सकते हैं। लेकिन जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ड्राई माउथ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कीटो एसिडोसिस, ये सारे कंडीशंस होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का,
इसमें हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, पूरी पर्सनल हिस्ट्री, प्रोफेशनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सारी हिस्ट्रीज़ लेते हैं। हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं आइज़ का, कोई उसमें रेटिनोपैथी या फिर कुछ कैटरैक्ट वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, रिफ्लेक्सेस सारे ठीक है, रिफ्लेक्स चेक करते हैं। नेक्स्ट हम ब्लड प्रेशर वगैरह जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसको मॉनिटर करते हैं। देन हम फीट को चेक करते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ एक एसोसिएटेड कंडीशन आती है, दैट इज़ डायबिटिक फुट, वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। तो हम फुट को भी काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको भी अच्छे से एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट हम कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम वेट वगैरह चेक करते हैं, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वर्किंग देखते हैं, आइज़ में देखते हैं कैटरैक्ट या रेटिनोपैथी तो नहीं है, पीपल का डायलेशन, ये सब हम एग्जामिन करके ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। नेक्स्ट हम फीट एग्जामिनेशन, उसमें सेंसेशन और सर्कुलेशन चेक करते हैं, स्किन की कंडीशन देखते हैं, प्रेशर एरियाज देखते हैं, इंटरडिजिटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि आपके जो पैर की उंगलियां उनके बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एबनॉर्मल बोन आर्किटेक्चर, क्योंकि कई बार क्या होता है डायबिटीज़ में जो हेलेक्स होता है, जो आपका बिग टो होता है, बिग टो के पास में आपके ना एक प्रोमिनेंट सी बोन की आउटग्रोथ होने लगती है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। पेरिफेरल नर्व के टेंडन, रिफ्लेक्सेस, सेंसेशन, टच, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें चेक होती है। यूरिन का एनालिसिस होता है, एल्ब्यूमिन, कीटोन और न्यूट्रिटिव जो भी आपके ल्यूकोसाइड्स हैं, इन सब की कंसंट्रेशन यूरिन में कितनी है ये चेक किया जाता है। उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आता है, जिसमें आप फास्टिंग ग्लूकोज लेवल देखते हैं, जिसमें पेशेंट को 8 से 10 घंटा भूखा रहना पड़ता है। देन उसका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। पोस्ट पैरेंडियल देखते हैं, जबकि उसको मील के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है। लिपिड प्रोफाइल चेक किया जाता है, डिस्लिपिडीमिया की कंडीशन डायग्नोज करने के लिए कि लिपिड का लेवल अब नॉर्मल तो नहीं है। आरबीएस यानी कि आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक किया जाता है पेशेंट के अंदर आफ्टर मील। नेक्स्ट है आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, जिसमें आप टेस्ट के 8 से 12 घंटा पहले तक कुछ भी नहीं खाते हैं। इसमें आपका ब्लड ड्रॉन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में चेक किया जाता है। और अगर हाई पोटेंशियल ग्लूकोज लेवल जो है यहाँ पे आता है, दैट मीन्स कि डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हो जाता है। ये जो आपका चार्ट है ना, ये फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है उसको कंपेयर करने के लिए, जैसे सपोज अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बिलो 110 रहा तो पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, टेस्ट जो है नेगेटिव है। लेकिन अगर ये 110 से 126 के बीच में रहा तो दैट इज़ प्री डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज़ हुआ तो नहीं है, हम डायबिटीज़ नहीं कह सकते, लेकिन प्री डायबिटिक स्टेज पर है पेशेंट, कि उसे फर्दर मतलब प्रॉपर डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट अगर अबव 126 है तो दैट इज़ डायबिटीज़। नेक्स्ट आपको होता है पोस्ट पैरेंडियल ग्लूकोज लेवल। जब आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक कर दिया जाता है तो उसके बाद पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो 2 आवर्स के बाद दोबारा चेकअप कराए, नॉर्मल जो भी अपना मील है वो लेने के बाद। एंड देन उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, जो ग्लूकोज लेवल है वो 140 mg पर डेसीलीटर तक आता है या फिर उससे बिलो रहता है तो दैट इज़ नॉर्मल। एंड 140 से लेकर वो 200 mg पर डेसीलीटर तक आ जाता है तो प्री डायबिटिक, एंड देन 200 क्रॉस कर जाता है तो इट इज़ डायबिटीज़। नेक्स्ट होता है यूरिन एनालिसिस, जिसमें ग्लाइकोसूरिया यानी कि जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज तो नहीं है और कीटोन बॉडीज़ तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन। किसी भी पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। उसको एज अ डॉक्टर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे एजुकेट करें कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसे किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे कंडीशन को जो है हम मैनेज करके रख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड होना चाहिए। और ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, आपका डायबिटीज़ है, तो ये तो ऑलरेडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, तो आपको इसमें न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। एक्सरसाइज ज़रूरी है और डेली लिविंग एक्टिविटी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। मॉनिटरिंग ज़रूरी है, रेगुलरली आपको मॉनिटर करना है कि ब्लड शुगर लेवल कैसा है, मेंटेन तो है, इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा, डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर कैसा है, आपके डायबिटिक फुट तो नहीं हो रहे, फुट्स पे आपको एग्जामाइन ज़रूरी है। उसके बाद ड्रग्स जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा या फिर आप एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ABC। A इज़ योर डाइट एंड एक्सरसाइज, B इज़ योर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, वो ड्रग्स जो आपके हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन को कम कर सके ओरली, एंड देन योर इंसुलिन थेरेपी। डाइटरी कंसिडरेशन में आपको आपके BMI का ध्यान रखना है, एक्टिविटी लेवल, आपका जो डेली लिविंग एक्टिविटी है वो कितना हो रहा है, एज और सेक्स पे डिपेंडेंट है ये। उसके बाद आपका प्रेजेंट फूड हैबिट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है पेशेंट का, ठीक है। और डायबिटीज़ जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, किस स्टेज पे है, एंड आपकी जो ट्रीटमेंट है वो किस हिसाब से चल रही है। लाइक पेशेंट को आप इंसुलिन थेरेपी पे है या पेशेंट ओरल ड्रग्स थेरेपी पे है। नेक्स्ट आपकी जो डाइट है, तो डाइट का क्या एम होना चाहिए कि जो आपका वेट है वो कंट्रोल में रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो, ठीक है।
आपका ग्लाइसीमिया जो है वो कंट्रोल में रहे, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है क्लोज टू नॉर्मल रहे जितना पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है ना वो आपके वेट रिडक्शन को प्रमोट करती है, वेट लॉस होता है एक्सरसाइज से, तो BMI मेंटेन रहेगा, ठीक है। आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी जो है काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होती है, और ब्लड शुगर लेवल भी, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो ATPs है वो यूटिलाइज होते हैं, आप ज़्यादा, आपके जो सेलुलर इंटेक होता है ग्लूकोज का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है, तो ब्लड में से जो ग्लूकोज का लेवल है वो अल्टीमेटली डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है आपका ड्रग्स यूज इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इसमें दो कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं। एक आपका आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, या फिर आप इसे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी कहते हैं, जो ओरली दी जाती हैं, ओके। और जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आपकी इंसुलिन्स होती हैं, ये इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे होमोलिन हो गया, आपका नोवोलिन हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो आपके ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स है ना, इसे फर्दर डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका होता है बिगवेनाइड्स और सेकंड है आपका सल्फोनाइल यूरियाज। बेसिकली इन दोनों क्लासेस को ज़्यादा पढ़ा जाता है। नॉन सल्फोनाइल यूरियाज भी है, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स भी है, और आपका थायाजोलिडाइन डायोन्स, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है ये, याद भी रखना। सो एक और ये वाली क्लास है जिसे आप TZDs भी बोल सकते हैं। अब है आपके जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं ना, ये डिफरेंट टारगेट पे वर्क करती हैं। एक जो होता है आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती है, वो होती है आपके सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, इनका मेन एक्शन ही होता है इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रग होता है जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, यानी कि इसका जो टारगेट होता है वो आपके इंसुलिन के एक्शन को इम्प्रूव करना इसका टारगेट होता है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके ड्रग्स, दैट इज़ बिगवेनाइड्स, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है जो इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन पे जो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये उस पर वर्क करती है। इसमें आपका आता है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, यानी कि जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है GI ट्रैक्ट्स में से उसको ही कम कर देती है, ठीक है, आपके एपेटाइट को कम कर देती है। अब यहाँ पे आपके ईज़ के लिए मैंने एक टेबल दी हुई है जिसमें आपके एजेंट्स भी हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है, और साथ में ड्रग नेम और ब्रांड नेम क्या है मार्केट में वो भी इसमें मेंशन है। आपके बिगवेनाइड से इसका ड्रग नेम होता है मेटफॉर्मिन, अब इसका जो ब्रांड नेम है वो भी यहाँ पे ग्लूकोफेज लिखा हुआ है। देन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इनहिबिट करना ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बाय द लीवर जो है वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम से कम करे। नेक्स्ट आपका सल्फोनाइल यूरियाज है, ये सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स होती हैं, ठीक है, इनके आपके ड्रग्स नेम दिए हुए हैं, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में से, ओके। इसी तरीके से आपके सारे यहाँ पे टेबल में मेंशन है, यू कैन गो थ्रू। नेक्स्ट होता है आपका बिगवेनाइड्स, जो कि आपका ड्रग नेम है मेटफॉर्मिन। अब ये क्या करता है, आपके ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपका जो लिवर बना रहा है उसको कम से कम डिक्रीज़ करता है, ठीक है, यानी उसको कम करता है कि जो आपका लिवर है, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट है वो कम हो जाए। सेकंड थिंग ये क्या करता है, आपके पेरिफेरली ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो आपके ज़्यादा आपके मसल्स जो हैं वो यूज़ कर सके। नेक्स्ट इसको आप मोनोथेरेपी और एग्जेक्टिव थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। मोनोथेरेपी का मतलब हुआ कि आप पर्सनली सिर्फ बिगवेनाइड्स दे रहे हैं पेशेंट को, और एग्जेक्टिव थेरेपी का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ आप बिगवेनाइड्स दे रहे हैं ताकि जो रिजल्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, दैट इज़ एग्जेक्टिव थेरेपी। तो बिगवेनाइड्स को मोनोथेरेपी भी दिया जाता है एंड एज एन एग्जेक्टिव थेरेपी भी दिया जाता है, एंड ये वेट गेन प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए ये ओबीज क्लाइंट्स के लिए भी, पेशेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट है आपका सल्फोनाइल यूरिया। अब ये जो ड्रग है ना ये आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, राइट। इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है, और इसका जो मेन एक्शन है ये इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है, आपके बीटा सेल को डिग्रेड करता है जिससे कि आपका जो कुछ स्टोर इंसुलिन है ना वो भी रिलीज़ हो सके, ठीक है। उसके बाद ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, आपके कैल्शियम चैनल्स में कैल्शियम की जो एंट्री है उसको फैसिलिटेट करता है, तो ये बहुत सारे तरीके से एक्शन करता है, और अल्टीमेटली आपके जो इंसुलिन का सिक्रीशन है उसे स्टिमुलेट करता है, उसे इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ को ज़्यादातर ट्रीट करने के लिए इंसुलिन थेरेपी यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो आपको अलग से इंसुलिन देना पड़ेगा, इसीलिए हम इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो टाइप 2 की एक्यूट कंडीशंस होते हैं उसमें भी इंसुलिन थेरेपी यूज़ होती है। ये बेसिकली इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होता है, होम्योलिन, होमोलॉग, नोवोलिन, नोवोलॉग, ये कॉमन नेम है इंसुलिन्स के जो आप इजीली याद भी रख सकते हैं।
सो हेयर यू कैन सी अ टेबल जिसमें आपके ना टाइप ऑफ इंसुलिन्स दिए हुए हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है, उसमें आपका जो डोसेस के क्या शेड्यूल्स होते हैं, ब्रांड नेम क्या है, आपको मार्केट में किस नाम से मिलता है ये मेडिसिन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। एक आपके रैपिड एक्टिंग होते हैं। रैपिड एक्टिंग क्या होते हैं, जो कि 10 to 15 मिनट्स के ऑनसेट में वर्क करना शुरू कर देते हैं और 60 to 90 मिनट में ये पीक पर होते हैं और 5 to 10 आवर्स तक इसकी 4 to 5 आवर्स इसकी ड्यूरेशन रहती है। शॉर्ट एक्टिंग होते हैं जो कि आपके आधे से 1 घंटे के अंदर ये वर्क करना शुरू कर देते हैं और 2 से 4 घंटे के अंदर ये पीक पर रहते हैं और इनका जो ड्यूरेशन होता है, जो एक्शन होता है वो 8 आवर्स तक रहता है, 5 to 8 आवर्स तक। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होते हैं इनका ड्यूरेशन 18 आवर्स तक रहता है। एक्सटेंडेड लॉन्ग जो होते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज़ वाली मेडिसिन जो होती हैं, वो आपको पता है कि उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर्स तक हो सकता है, ठीक है। आप और कुछ आपके प्रीमिक्स्ड इंसुलिन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये टेबल है जिसमें आप इनके मैकेनिज्म के साथ इनके नेम, ब्रांड नेम और डोसेज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिलीवरी मेथड है, दैट मीन्स कि जो इंसुलिन है वो बॉडी में किस तरीके से इंड्यूस किया जा सकता है। एक तो आपका नॉर्मल सिरिंज की हेल्प से करते हैं, तो उसे हम इंसुलिन सिरिंज कहते हैं। उसके बाद आपका पेन, पंप और जेट इंजेक्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं जिससे आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंड्यूस किया जाता है। इस पिक्चर में आपको डायग्रामेटिकली बताया गया है कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन साइट्स है वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। आपके अपर आउटर आर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी डेल्टॉइड प्रेजेंट होती है, आपके एब्डोमेन में होता है, आपके बटक में हो सकता है और लोअर आउटर थाइज में भी आपके इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट किए जा सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपको इंसुलिन लेना है, प्लान मील होना चाहिए, ब्लड शुगर की जो है, ब्लड ग्लूकोज की जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपका तो पहले ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि जो ग्लूकोज है उसका कंट्रोल डाइट और लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और मेडिकेशन के थ्रू। सेकंड चीज़ आपके एसोसिएटेड ट्रीटमेंट कंडीशन, ठीक है, जिसमें आपका डिसलिपिडीमिया है, लिपिड्स अप डाउन है, उसको ट्रीट करना है, हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करना है, ओबेसिटी है उस पर ध्यान देना है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, CHD है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और जो थर्ड है वो है आपका स्क्रीन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। जैसे आपके डायबिटीज़ के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, रेटिनोपैथी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है, उन कॉम्प्लिकेशंस में की स्क्रीनिंग करनी है, उनको ध्यान देना है और उन पे रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, चेकअप करना है आपको कि ऐसी कोई कंडीशन जो है वो अराइज तो नहीं हो रही साथ के साथ। अब मैंने एक टर्म यूज़ की थी डायबिटिक फुट, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जो फुट प्रॉब्लम है ना वो डायबिटिक पेशेंट्स के साथ बहुत कॉमन है। तो होता क्या है, बेसिकली आपके ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में, नर्व डैमेज हो जाती है, आपके फुट में अल्सर प्रोड्यूस होने लगता है, कॉर्न्स बन जाते हैं, ब्यूनियंस जो मैंने आपको बताया था कि आउट ग्रोथ हो जाती है, आपके हेलेक्स यानी कि जो बिग टो है, बिग टो में से एक जो बोन है वो एक्सेस में ग्रो होने लगता है, इनग्रोन टो नेल्स हो जाती हैं, ठीक है, आपके हील क्रैक हो जाते हैं, कैलस बन जाता है, अल्सरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ये सारी जो कंडीशंस हैं ना ये आपके डायबिटीज़ से एसोसिएटेड है। तो इसीलिए डायबिटीज़ की कंडीशन में डायबिटीज़ के पेशेंट को अपनी फुट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसलिए हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से फुट को भी एग्जामिन करते हैं अच्छे तरीके से कि फुट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे जो डायबिटीज़ है या नहीं है इसका काफ़ी अच्छे से हमें एक सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट जो है आपको डायबिटिक फुट को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके जो फीट्स हैं एटलीस्ट वो हेल्दी रहें। तो उसके लिए आपको जो फीट्स हैं ना उन्हें रेगुलरली चेक करना है, उन्हें वॉश करना है, आपके टो नेल्स को शॉर्ट रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, हमेशा शूज़ और सॉक्सेस पहनने हैं। मतलब आपको पूरी तरीके से अपना जो फीट है उसके अच्छे से केयर करनी है। नेक्स्ट जो है वो आपका सेल्फ केयर है। तो आप खुद अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है, अपने बॉडी वेट को मॉनिटर करना है कि वो आपका बढ़े ना, आपको अपने BMI को मेंटेन रखना है, अपने फुट की प्रॉपर केयर करनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है, अपना डाइट आपको कॉन्शियसली डाइट कॉन्शियस होना है एंड आपको टारगेट कंट्रोल आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस तरीके से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको वो अवॉइड करना है। तो इस तरीके से आप खुद का भी ख्याल रख सकते हैं एंड देन जो भी आपकी मेडिसिन है, प्रेस्क्राइब ड्रग्स हैं, उन्हें आपको टाइम टू टाइम लेना है, कोई भी डोज आपको स्किप नहीं करना है और प्रॉपर अपने डॉक्टर के साथ कनेक्शन में रहना है। ओके, so guys, this is all about diabetes mellitus. Hope you guys like the video and enjoy the video. So please, if you find a little bit informative the video take too much of time and efforts while making, so please share it with your friend and classmates, family members and any diabetic patient and
stay fit, stay healthy, stay happy. Bye bye, take care. One more thing, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Take care.